प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर के जी में। दोस्तों, हमारे पुराने वीडियो में हमने कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्बंसिया नामक कहानी के कथानक को हमने देखा है, उसके सारांश को पढ़ लिया। अब आज हम देखेंगे इस कहानी की समीक्षा को। तो बहुत ही डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं और साथ ही हम लॉजिकली बहुत ही अच्छे तरह से इसका विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। राजा निर्बंसिया, तो पहले इसके शीर्षक को देख लेते हैं। तो राजा का अर्थ तो राजा होता है, निर्बंसिया तो निर मतलब नहीं और वंश का अर्थ होता है वंश, अर्थात ऐसा राजा जिसका वंश ना हो उसको निर्बंसिया यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। तो राजा निर्बंसिया जो है यह एक लोक कथा और लोक जीवन की कहानी है। इसका उपयोग करके जो हिंदी के आधुनिक साहित्यकार हैं, आधुनिक लेखक हैं कमलेश्वर जी, इन्होंने आधुनिक परिवेश के जगपति और चंदा के यथार्थ को इसकी जीवन की तुलना की है। ठीक है। तो कमलेश्वर जी ने राजा निर्बंसिया नामक जो लोक कथा है उसका जो परिवेश है उसका तुलना किससे किया है? जगपति और चंदा जो आधुनिक युग के पात्र हैं, इसके यथार्थ जीवन की तुलना उससे की है। तो तुलना के स्तर पर देखा जाए तो राजा निर्बंसिया की कहानी और जगपति और चंदा की कहानी के यथार्थ जीवन की कहानी में निःसंतानता समान है, अर्थात राजा निर्बंसिया की भी संतान नहीं थी और यहाँ पे जगपति और चंदा इन दोनों की भी संतान नहीं होती। इस प्रकार से निसंतानता का ये जो यहाँ पे टॉपिक है, ये क्या है, इस दृष्टिकोण से ये क्या है, समान है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही लोक विश्वास के आधार पर निसंतान होना अपशकुन माना जाता है। ठीक है। आज भी आपके गांव कस्बे में है ना, शहरों में भी यहाँ तक कि अभी भी यह धारणा है, अगर कोई निसंतान है तो समाज में उसको अपशकुन माना जाता है। लोक कहानी में राजा निर्बंसिया और उनकी रानी के जीवन में जो घटित होता है उससे रानी को दुष्चरित्र या राजा को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो उस लोक कथा में हमें रानी का जो चरित्र है वो दुष्चरित्र नहीं बनता। उसी तरह इसमें जो राजा निर्बंसिया है वह अपनी आत्महत्या नहीं करता। लेकिन इस परिस्थिति में यथार्थ जीवन में हमने देखा कि इस कहानी में क्या होता है चंदा और जगपति के साथ। तो रानी राजा द्वारा और राजा समाज द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन जगपति और चंदा के जीवन में ऐसा नहीं होता है। चंदा को जहां सामाजिक व्यंग्य बाणों की वजह से दुष्चरित्र मान लिया जाता है, वहीं जगपति अपने आप को दोषी समझकर आत्महत्या कर लेता है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कहा जाए तो राजा निर्बंसिया कहानी जो है वह लोक कथा की पृष्ठभूमि में एक आधुनिक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। तो दो भिन्न युगों का चित्रण यहाँ पे किया गया है और पहले युग में जो राजा निर्बंसिया है और दूसरे युग में जगपति जो है वह भी निर्बंसिया के रूप में आता है। तो दो भिन्न युगों के निर्बंसियों की जीवन कथा दो रेखाओं की तरह एक दूसरे को छूती है और काटती हुई चली जाती है। कहानी एक साथ अतीत और वर्तमान के युग उनका बोध को उकेरती है। ठीक है। तो कहानी एक साथ कई समस्याओं से पाठक को रूबरू कराती हुई चलती है, जिसमें पहला तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार की जटिलताओं को दर्शाया गया है। इसमें दो युगों के लोगों की मनोदशाओं का रूबरू चित्रण किया गया है ना, उससे हमें उसको बताया गया है। फिर दोनों में स्त्री की छवि को बखूबी उभारा गया है। तो इस तरह से जो कहानी है इसमें मुख्य रूप से दो स्त्री पात्र आते हैं। एक राज परिवार की पात्र जो है वह रानी है ना,
और जिसके पास क्या है, खुशहाल जीवन है, सारे संसाधन हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो चंदा है, ठीक है, दूसरी तरफ चंदा है। अब चंदा जो है ये क्या है, निम्न मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री है और जिसका जीवन जो है वह संघर्षों से भरा हुआ है। अब ये दोनों पात्र अपने अधिकारों के लिए पुरुष पर निर्भर है। समाज के आदर्शों, नैतिक बंधनों में ये दोनों पात्र जकड़ी हुई है। राजा के प्रति एक निष्ठ प्रेम रखने वाली रानी को अपने सतीत्व की परीक्षा देनी ही पड़ती है। उसी तरह चंदा अपने सतीत्व की रक्षा नहीं कर पाती है। जगपति द्वारा बचन सिंह से लिया गया जो कर्ज है और यह जो कर्ज की समस्या है, उसी के कारण जो है चंदा अपने सतीत्व को गंवा बैठती है। तो जगपति और चंदा के बीच बहुत गहरा प्रेम होने के बावजूद आर्थिक दबाव में परिवार और समाज, रिश्ता और व्यक्तित्व, ये जो सारी चरित्रता है, आर्थिक दबाव जो है, इन सभी जितना सच्चरित्रता है इसको तोड़कर रख देती है और इसका शिकार न चाहते हुए भी जगपति और उसकी पत्नी चंदा जो है इसका शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का बचन सिंह जैसे व्यक्तित्व जो है वह समाज में सहायता पूर्ति के माध्यम से इतना दबा देते हैं इन लोगों को कि ये जो लोग हैं न चाहते हुए भी सब कुछ करने के लिए सहमत हो जाते हैं। जैसे कि अस्पताल में बचन सिंह जगपति के लिए शहर के जो अस्पताल है वहाँ से दवा लाता है ना। अब चंदा की कोठरी में खाट की व्यवस्था करता है और दवाओं के बदले चंदा के सोने के कड़े देने पर जो है बचन सिंह उस कड़े को नहीं लेता। ये सब वह इसीलिए करता है क्योंकि चंदा उसके एहसान के तले दब जाए और एहसान के तले दबकर उसके जाल में फंस जाए। तब तक चंदा तो उसके जाल में नहीं फंसती है। वह चंदा के घर जगपति की तबीयत का हाल चाल जानने के बहाने आने जाने लगता है। जगपति को जो है वह टाल के लिए, है ना, कर्ज देने के लिए उसके परिवार पर एहसान का बोझ डाल देता है, कर्ज दे देता है जगपति को, है ना। और इसी कर्ज के कारण जो जगपति है उस कर्ज को जो है वह चुकता करने के लिए चंदा, इस कर्ज का जो चुकता है वह चंदा के शरीर से करता है। इस तरह देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से बचन सिंह से लिया गया जो कर्ज है वह जगपति के परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। एक तरह से इस कर्ज से चंदा का शरीर बिक जाता है। जब चंदा गर्भवती होती है तो जगपति उससे कहता है, यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म, बेगैरत, उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तो इस तरह से वह चंदा बोलती है कि तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूट पड़ता है। वह बोलती है कि लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। इस तरह से वह बोलती है कि जब तुम बीमार थे तब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे कारण ही मेरे सतीत्व को हानि पहुंची है। तुमने उससे कर्ज लेकर मुझको बेच दिया। तो चंदा का यह वाक्य जगपति को सोचने के लिए विवश करता है और वह गहरा पश्चाताप करता है। तो जगपति के द्वारा लिए गए कर्ज की कीमत चंदा को चुकानी पड़ती है और इसी पश्चाताप में कि उसने चंदा का अपमान किया है, इसी आत्मग्लानि में आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। किसी भी रिश्ते में आदर प्रेम का जो महत्व होता है वह बहुत अधिक होता है। अब उसे महसूस होता है, जगपति को महसूस होता है कि चंदा और जगपति के बीच अब आदर जो प्रेम है वह समाप्त हो गया है और इसी पीड़ा में वह अंत में मर जाता है। संतानहीन स्त्री को समाज में अपशकुन के रूप में समझा जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा। तो यह जो कहानी है, इसकी जो कहानी है लोक कथा में रानी की कोई संतान नहीं होती है ना। तो कहानी में दर्शाया गया है कि किस तरह समाज ऐसे निःसंतान दंपत्ति को अपशकुन मानता है।
कहानी में राजा रानी और जगपति चंदा के खुशहाल जीवन में विपत्ति का कारण केवल और केवल निसंतान होना है। राजा के निसंतान होने पर मेहतरानी द्वारा कटाक्ष करने पर राजा महल छोड़कर चला जाता है और राजा के चले जाने पर रानी राजा के 2 पुत्रों को जन्म देती है, जो कि राजा की अनुपस्थिति में होते हैं, जिसके लिए रानी को परीक्षा देनी पड़ती है। इधर चंदा के भी 6 वर्ष से कोई संतान नहीं होती है, जिसे लेकर समाज के व्यंग्य झेलने पड़ते हैं। अब जब चंदा के 6 वर्ष बाद बच्चा होता है तो लोगों के लिए शक का विषय बन जाता है। चंदा का गर्भवती बनना जगपति चंदा की विपत्ति का एक प्रकार से कारण बन जाता है। तो कहानी में यह दर्शाया गया है कि संतान का होना ज़रूरी भी है, लेकिन उसका जायज़ होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नाजायज़ संतान को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता, चाहे बगैर संतान के क्यों नहीं रहना पड़े, लेकिन नाजायज़ संतान को समाज बर्दाश्त नहीं करता। तो इस संदर्भ में लेखक ने कहानी में लिखा है कि चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जानती आदमी का बच्चा न जनती, वह कुछ और जनती आदमी का बच्चा न जनती, और वह और कुछ भी जनती कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती, उस रात की शिशु चंदा। यहाँ निसंतानता उतनी बड़ी पीड़ा नहीं है जितना अर्थाभाषा है ना। अर्थात इस जो अर्थ है उसको आप देखिए तो बच्चा को जनकर जो चंदा है वह सबके तिरस्कार का कारण बन जाती है, जिसको लेखक ने कहा है। तो कहानी में कर्ज में पिसते निम्न मध्यवर्गीय परिवार की जीवन की को यहाँ पे दर्शाया गया है, और कर्ज व्यक्ति को पूरी तरह पंगु बना देता है। इसका साक्षात उदाहरण यहाँ पे जगपति और चंदा है। कर्ज के कारण ही जगपति का घर भी बिखर जाता है ना। दोनों पति पत्नी का प्रेम भाव टूट जाता है। चंदा जब इलाज के लिए कर्ज लेने की बात कहती है तो जगपति उसे मना करता है। वह कहता है कि तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन भी गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। जगपति चंदा को तो कर्ज लेने से मना कर देता है, लेकिन लकड़ी की टाल के लिए बचन सी से लिया गया कर्ज उसके पतन का कारण बन जाता है। आत्महत्या के पहले जगपति जो है वह 2 पर्चे लिखकर छोड़ जाता है, जिसमें से एक पर्चे में वह लिखता है कि मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। तो कहानी वर्तमान समय में कर्ज के कारण बढ़ते आत्महत्या के कारणों की तरफ भी इशारा करती है। ठीक है, जिस प्रकार कर्ज लेकर जो किसान हैं वो आत्महत्या करते हैं, इसको भी वह दर्शाने का प्रयास करती है। तो जो किसान होते हैं वह निम्न मध्यवर्गीय के लोग होते हैं, है ना, निम्न मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, है ना। तो इसमें जो जगपति और चंदा है वो भी कौन से परिवार है? निम्न मध्यवर्गीय परिवार है। तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लोग कमाकर जीवन जीने वाले होते हैं। जगपति के संदर्भ में वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ ज़बान चलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। अर्थात निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लोगों की स्थिति ऐसी रहती है कि आज कमाया तो आज ही खाने को मिलेगा और कल के लिए वो बैठकर नहीं खा सकता। तो काम ही उसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। ऐसे मेहनतकश लोग किसी की दया और एहसान को स्वीकार नहीं करते। इनका अपना आत्मसम्मान होता है, लेकिन कर्ज ही इन्हें तोड़ता है, जैसे बचन सिंह जैसे का कर्ज। तो बचन सिंह जैसे लोग इन्हें कर्ज देकर उसके बदले इनका शोषण करते हैं। टाल के लिए बचन सिंह ने जो कर्ज लिया गया है वह जगपति के पतन का कारण बनता है, और बचन सिंह चंदा का शोषण करता है। वह जगपति चंदा के खुशहाल जीवन को उजाड़ कर रख देता है, और इसी तरह कर्ज के चलते कितने परिवार ऐसे लोगों के हाथों शोषित हो रहे हैं और आखिर आत्महत्या
कर लेते हैं और इसी का विकल्प उनके पास आखिर में बचता है। तो कर्ज के कारण जगपति जैसे परिवार की स्थिति कटे हरे पेड़ जैसी हो जाती है। हरा तो है लेकिन उखड़ गया है, जिसकी पत्तियां मुरझाने लगती है। कहानी में जगपति की स्थिति कटे हरे पेड़ की तरह हो जाती है, जो एक दिन हमेशा के लिए मुरझा जाता है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी के शिल्प पक्ष को देख लेते हैं। तो राजा निर्बंसिया नामक कहानी में एक साथ 3 कहानियाँ चलती है। पहला तो है लोक प्रचलित राजा निर्बंसिया की कहानी। उसी के साथ समानांतर चलती है जगपति और चंदा की कहानी। तो जगपति और चंदा की कहानी मिलकर ये क्या है, 3 कहानी हो गई, है ना। माँ जो बच्चों की को कहानी सुना रही है वह एक कहानी हो गई, ठीक है। तो राजा निर्बंसिया की कहानी, जगपति और चंदा की कहानी, और जो माँ है वो अपने बच्चों को कहानी सुना रही है वह कहानी। तो उनकी और बच्चों के बीच की जो कहानी है ये तीसरी कहानी हो जाती है। तो तीनों कहानियों को एक साथ कहने की कला जो है यह बहुत ही अद्भुत कला है और कमलेश्वर को अलग बेजोड़ शिल्प का सर्जक बना देती है। कहानी के शिल्प के संबंध में नामवर सिंह जी लिखते हैं कि कहानी में लोक कथा का यह उपयोग शिल्प संबंधी नवीनता कही जा सकती है, लेकिन यह कोरा शिल्प नहीं है, न इससे कहानी का जो कहानीपन है इसमें बाधा पड़ती है। इसमें जो मुख्य कथा होती है उसकी गति में जैसे ही संवेदना की तीव्रता आती है वह सहधर्मी लोक कथा से छू जाती है और हम देखते हैं कि लोक कथा का टूटा हुआ सूत्र अनजाने में ही हाथ में आ गया है। तो इस तरह से 2 युगों की कहानी के युग बोध को दर्शाती हुई यह कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। अब इस कहानी के निष्कर्ष को देखते हैं। तो यह जो कहानी है वह लोक कथा के साथ साथ निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जीवन को तो लेकर चलती है और यह अतीत और वर्तमान 2 युगों की कहानी है, यह हम कह सकते हैं। और लोक कथा में राजा निर्बंसिया की कथा चलती है और साथ ही इसके चलती है जगपति और चंदा के जीवन की कहानी। तो इनके माध्यम से कहानी में समाज में स्त्री की जो छवि है और उसके प्रति पुरुष एवं समाज का जो दृष्टिकोण है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। साथ ही कर्ज का जो विकराल समस्या उत्पन्न हो गया है उसको दर्शाया गया है। कहानी में जगपति का परिवार कर्ज के चलते तबाह हो जाता है। कहानी निसंतान स्त्री की व्यथा को बड़े मार्मिक ही ढंग से उकेरा गया है और इस तरह से कहानी 2 युगों की वास्तविकता पर प्रकाश डालती है। राजा के लिए निसंतान होना बड़ी समस्या थी, लेकिन जगपति और चंदा के लिए बड़ी समस्या है आर्थिक अभाव, और यही जो है कहानीकार कहना चाहती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस कहानी की समीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से देख ली। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।